Dear friends, today we will be studying about genetic counseling. So, what is genetic counseling? Genetics, as we have studied, is defined as a branch of medical science which is connected with transmission of characteristics from parents to offspring. जो भी पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो बच्चों में ट्रांसफ़र होता है. लाइक हम देखते हैं कि हमको जब सोसाइटी में लोग देखते हैं, हमको देख के पूछते हैं कि क्या तुम सो एंड सो के बच्चे हो क्या. हम कभी कभी गांव जाते तो वहाँ पे जो हमें नहीं जानते, हम बहुत सालों बाद देखते हैं तो भी पूछते तुम सो एंड सो के बच्चे हो क्यों है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के, हमारे जो पेरेंट्स हो गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे में ट्रांसफ़र हुआ है, उसके कारण है वो हमें पहचानते हैं. तो ये जो जेनेटिक्स है ये उसी चीज़ के बारे में उसी चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ाई करते हैं. तो जेनेटिक काउंसलिंग क्या है? जेनेटिक काउंसलिंग क्या है कि जेनेटिक्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी में क्या है कि कई डिसीज़ेस हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं. तो उसके बारे में वो जो कई हेरिडिटरीज में चलती है, यानी वो परिवारों में चलती ही रहेगी. तो उसका क्या है कि अभी नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, तो उस ट्रीटमेंट के लिए तैयार करना और उस ट्रीटमेंट को कराना, उस चीज़ को वो जो प्रोसेस है उसको जेनेटिक काउंसलिंग बोलते हैं. So genetic counseling is a process by which parents or relatives at risk of an inherited disorder are advised of the consequences and nature of the disorder, the probability of developing or transmitting it, and the options open to them in management and family planning in order to prevent or avoid it. तो जो भी वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम पेशेंट्स और रिलेटिव्स को बताते हैं कि तुम्हारे परिवार में जब ये बीमारियां हैं, ये आगे और भी सबको तुम्हारे जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होता रहेगा. तो इसके कारण क्या है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, तो उसके बारे में उनको समझाते हैं और उनको बताते हैं कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं. फिर क्या, इट्स अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पीपल. अपन से इसके द्वारा क्या हम लोगों की मदद करते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें, वो समझ सके और अडेप्ट कर सके जो नए मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो आए हैं, और उसको साइकोलॉजिकली और फैमिली इम्प्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द डिसीज़, उसको हम उनको समझाते हैं कि ये डिसीज़ का क्या, ये ट्रीटमेंट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है डिसीज़ में. इट इज़ प्रोवाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ and support by a specialist doctor, a genetist, to client, that is a person who performs genetic test. So this is genetic counseling. जेनेटिस्ट जो स्पेशलाइजेशन किए हैं, करते हैं जेनेटिक्स में, उनके द्वारा, वो स्पेशली डॉक्टर के द्वारा पर्सनस को जेनेटिक टेस्ट के बारे में बताया जाता है, उनको तैयार किया जाता है. तो दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक काउंसलिंग. अब एम्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग क्या है? द जेनेटिक काउंसलिंग एम्स क्या है इसका? It's to provide the family with complete and accurate information about genetic disorders. Genetic disorders के बारे में एकदम complete और correct information उनको देना है. Then उनको help करना डिसीजन लेने के लिए, फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करना है कि वो कैसे डिसीजन लें जेनेटिक टेस्टिंग के लिए. फिर पेरेंट्स के जो फैमिलीज़ है, फैमिलीज़ को पूरा उनके डाउट्स को क्लैरिफाई करना है, उनको क्लैरिफाई करना, उनको बताना इस डिसीज़ में क्या क्या ट्रीटमेंट है और उसके प्रोग्नोसिस क्या है. मेनली वो जेनेटिक टेस्टिंग करके उस ट्रीटमेंट को करते हैं, तो उनका प्रोग्नोसिस क्या है, यानी आफ्टर रिजल्ट क्या है. फिर एक्सप्लेनिंग ऑल्टरनेटिव्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स. और ये करने से क्या कि हम कैसे आगे हमारे परिवारों में, हमारे जनरेशन्स में इस डिसीज़ को रोक सकते हैं. फिर इंडिकेशन क्या है जेनेटिक काउंसलिंग का? जेनेटिक काउंसलिंग किस कंडीशंस में हम करते हैं? हेरिडिटरी डिसीज़ इन ए पेशेंट और फैमिली, कुछ भी हेरिडिटरी डिसीज़ है जो परिवार से चला आ रहा है. बर्थ डिफेक्ट्स, कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे बच्चों में. फिर मेंटल रिटार्डेशन, अगर मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, मंगोल चल पैदा हो रहे हैं. एडवांस मैटरनल एज, अगर लेट शादियाँ हुई हैं या फिर शादी होने के बाद बच्चे नहीं हुए, काफ़ी सालों बाद बच्चे हो रहे हैं, तो एडवांस अगर माँ का एज अगर 40 के अबव होता है, 35 के अबव होने पे क्या होगा, हाई रिस्क कैटेगरी में करते हैं. तो वो क्या है कि हाई मदर का एज अगर ज़्यादा हो जाए तो भी उससे कई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके बारे में समझाते हैं. अर्ली ऑनसेट ऑफ कैंसर इन द फैमिली, कैंसर भी क्या है, इट रन्स फ्रॉम फैमिली टू फैमिली. तो उनका क्या है कि शुरू एक टाइम में उसको डिटेक्ट करके निकालना और थ्रू जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक जीन थेरेपी के थ्रू उसको करेक्ट करना. देन मिसकैरेजेस,
कि कई लोगों को हम सुनते हैं कि जितने भी बच्चे हो रहे हैं सब अबॉर्शन हो रहा है, जिसका फुल प्रेगनेंसी तक नहीं चल पा रहा है, ये बेबी नहीं कंसीव हो रहा है लेकिन अबॉर्शन होते जा रहा है। दैट कैन ऑल्सो बी कारण जो है जेनेटिक कंडीशन के कारण में। मैल फॉर्मेशन, कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ के साथ बच्चे पैदा होते हैं। फिर टेंडेंसी टू डेवलप ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, कई फैमिलीज में न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस लाइक क्या है कि स्पाइना बाइफिडा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, वो सब चीज़ें होता है। तो वो सब चीज़ें क्या, दिस आर इंडिकेशंस जिस केस में इस और कंडीशंस में क्या कि हम जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। अब जेनेटिक काउंसलिंग में क्या इन्फॉर्मेशन हम कन्वे करते हैं, उनका जो भी जेनेटिक बीमारियां हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क ऑफ ऑकरेंस और रीअकरेंस, मैग्नीट्यूड क्या है उसका। फिर इम्पैक्ट ऑफ द डिसीज़ ऑन पेशेंट एंड फैमिली, उस डिसीज़ का उनके फैमिली में क्या इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर एक हाइड्रोकेफेलस बच्चा पैदा होता है तो वो 14 साल 18 साल तक जिंदा रहता है, तो कितना उससे कितना फाइनेंशियली भी हो, घर में बर्डन, घर में कोई ना कुछ छोड़ के कोई जा नहीं सकता, तो उस तरीके के बर्डन्स होते हैं। तो इसका इम्पैक्ट, उस डिसीज़ का इम्पैक्ट क्या परिवार में, उस चीज़ को बताना है। देन मॉडिफिकेशन ऑफ डिसीज़ इम्पैक्ट और इसको ट्रीटमेंट के थ्रू उसको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं उस डिसीज़ को। देन उसको फ्यूचर में इसका क्या डेवलपमेंट है। दिस आर ऑल जो हम इंफॉर्मेशन इस जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू कन्वे करते हैं। और उसका स्टेप्स क्या है जेनेटिक काउंसलिंग का, स्टेप्स ये है कि फर्स्ट इज़ असेसमेंट फेज, तो असेसमेंट फेज, सेकेंड डायग्नोसिस फेज, प्रोग्नोसिस फेज एंड ट्रीटमेंट। तो असेसमेंट फेज में अपन क्या करते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री असेस करते हैं पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, और उससे क्या है कि उनके परिवारों में किसी और को है क्या, ये कौन से जनरेशन से इनकी फैमिली में ये डिसीज़ चल रहा है, उसके बारे में पूरे वेरीफाई करते हैं। उनका फैमिली चार्ट बनाते हैं कि उनके फैमिली में कितने लोगों को है, क्योंकि कई चीज़ें क्या होता है कि कई लोग कैरियर्स होते हैं, कई लोग कैरियर्स होते हैं, हर जनरेशन में नहीं पाया जाएगा, कई बार वो एक जनरेशन छोड़ के आता है, तो हमको पूरी फैमिली स्टडी करनी पड़ती है। तो असेसमेंट में अपन हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं, कई टेस्ट करते हैं, वो सबसे क्या है कि उनको एसेस करते हैं, फिर उनको काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन में क्या है कि जो इनहेरिटेड डिसीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनका हिस्ट्री लेते हैं, उनका टेस्टिंग ऑप्शंस बताते हैं, मेडिकल क्या मैनेजमेंट हो सकता है बताते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं बताते हैं, सोशल सपोर्ट के बारे में बताते हैं, रिसर्च के बारे में बताते हैं। अब ये प्रोवाइडर्स जेनेटिक काउंसलिंग को प्रोवाइड कौन करता है, मेनली मास्टर लेवल जेनेटिक काउंसलर्स। जेनेटिक जो इंजीनियरिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, ये सब एक सेपरेट ब्रांच हो गया, क्योंकि इसमें दिस इज मीन्स न्यूली डेवलप्ड ब्रांच है। तो इसके जो जेनेटिक काउंसलर्स हैं उन लोग जो मास्टर लेवल पे MD के होते हैं, जेनेटिस्ट होते हैं, जेनेटिक नर्स क्लिनिशियंस होते हैं, जो उसी पर लोगों ने स्पेशलाइजेशन किया है। फिर अदर जेनेटिक सब स्पेशलिटी लाइक जिन्होंने PhD वगैरह किया है, ये लोग सब जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलर्स क्या है कि ये पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर ये उनके काउंसलिंग स्किल के द्वारा उन लोग क्या है कि पेशेंट के साथ एम्पैथेटिकली कनेक्ट करते हैं। एम्पैथेटिकली क्या है कि ये मेरे साथ हुआ है, एम्पैथी, हम उनके साथ, अरे ये मेरे घर में हुआ था, मेरे बच्चे को, उस फीलिंग से अपन उनको बताते हैं यहाँ से ये मेरे ही साथ में हुआ। वो एम्पैथेटिकली उनके साथ कनेक्ट होके उनको पूरा चीज़ों को सिखाते हैं। फिर गुड जेनेटिक काउंसलर के उनके दे हैव मेनी स्ट्रेंथ्स, दैट इज़ वो अपने क्लाइंट को क्या करते हैं, उनको बेस्ट इंटरेस्ट के साथ देते हैं और उनको पूरे एथिकल चैलेंजेस को फेस करने के लिए उनको तैयार करते हैं। फिर जेनेटिक काउंसलर के यूज़ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, सीधा उनको डायरेक्टिव तरह को ऐसा करके नहीं बोलते, लेकिन इनडायरेक्टली, नॉन डायरेक्टली क्या है कि उनको पूरा चीज़ें बता के उनको कॉन्फिडेंस में लेके बेस्ट सर्विस देने का कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। फिर एक म्यूचुअल, जब तक पेशेंट और उनके बीच में, काउंसलर के बीच में एक ट्रस्ट, एक रैपोर्ट और ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, एक अच्छा म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा, वो उनको नहीं कर सकते। तो क्या है कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप करना विद द क्लाइंट, टू अंडरस्टैंड हिम और हर, टू रिलीव एनी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, promote a sense of control and help find solution to specific problems. फिर assess the client's strength, value and needs,
कई लोग क्या है कि स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, तो उनको काउंसलिंग करके उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है टू फेस एनी सिचुएशंस इन लाइफ। उनका अपने आप पे अवेयरनेस को डेवलप कराना है एंड उनके ऑन इनर लाइफ को फेस करने के लिए उनको तैयार करना है। फिर क्या, काउंसलर उनको एडवाइस देता है कैसे डिसीजन, कि उनको पूरे ऑप्शंस दे के उनको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। परस्यूसिव इन्फ्लुएंसिव रहता है, डायरेक्टिव रहता है, कंट्रोलिंग रहता है, तो इसके थ्रू क्या है कि उनको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। देन काउंसलर कम्युनिकेट्स, एनेबल्स, एक्सप्लोर्स, encourages, informs, offers choices, discusses, promote autonomy, is empathetic, not judgment and respectful of the client। तो क्या है कि ऑटोनॉमी क्या है, हम उनको सब समझाएंगे बट डिसीजन हम नहीं लेंगे, वो उनका चॉइस है। तो वो ऑटोनॉमी को हम प्रमोट करते हैं, हम उनके साथ एम्पैथेटिक रहते हैं, नॉन जजमेंटल रहना। हमको कभी भी उनके ऊपर ये नहीं करना है कि नहीं तुमको जज नहीं करना है, नॉन जजमेंटल रहना, क्योंकि हमको हमारे क्लाइंट को रेस्पेक्ट करना है। नाउ नर्स एज अ जेनेटिक काउंसलर क्या करेगी? नर्सेस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करने के लिए, बिकॉज दे आर द वन हु स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद द पेशेंट, और वो बहुत जल्दी ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, वो उनको एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो जब वो रिलेशनशिप डेवलप कर उनको एक विश्वास पैदा हो जाता है, तो क्या होता है कि दे गिव अस द इन्फॉर्मेशंस हम पेशेंट से लेने में हमको ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देन प्रोवाइड कंटिन्यूस सपोर्ट टू द ग्रीविंग प्रोसेस इज अप्रोप्रिएट, क्योंकि एक ग्रीविंग प्रोसेस है तो कंटिन्यूस सपोर्ट देना है। देन नर्सेस क्या करते हैं, दे हेल्प टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग द डिसऑर्डर। वो उनको समझा के फैमिली टू फैमिली वो रिस्क डिसीज स्प्रेड होने से, ट्रांसमिट होने से उनको समझा के क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, समझा के उनको हेल्प कर सकते हैं। Then discuss along with genetic counselor and family members on alternative arrangement के लिए हेल्प करते हैं as adoption। फॉर एग्जाम्पल क्या कि कोई एडवांस स्टेज हो गया या उनको बच्चे नहीं हो रहा, रिपीटेड अबॉर्शंस हो रहा है, उनके बच्चे नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या है कि उनको समझा के कुछ नहीं होता, यू टेक एन अडॉप्शन। उनको अडॉप्शन के लिए एक बच्चे को गोद ले लो, अडॉप्शन के लिए हेल्प करता है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हो सकता है कि वो हस्बैंड में स्पर्म नहीं होगा या माँ में ओवम नहीं सिक्रेट होता, तो ऐसे में हम हस्बैंड में स्पर्म नहीं है तो दूसरे जेंट्स से स्पर्म लेके आउटसाइड उसको वो स्पर्म लेके मदर में उनका जो पीरियड्स हैं उसके हिसाब से, जो उनको ओव्यूलेशन टाइम है उसके हिसाब से जो है उसको कैलकुलेट करके वो सीमेन को उनके में आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं थ्रू वाया वजाइना, उनके यूट्रस में स्पेंड करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो ये करे प्रेग्नेंट होए। नहीं तो सरोगेट प्रेगनेंसी यानी मदर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो हम बाहर में ही मदर का ओवम और पिताजी का स्पर्म को लेके आउटसाइड में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के बाद किराए में एक माँ को लेते हैं, मीन्स एक लेडी जिसको फुल कंसेंट के साथ जो तुम्हारे लिए माँ बनने तैयार है, वो अपना यूट्रस तुमको देगी। यानी वो जो आउटसाइड में हमने जो एम्ब्रियो ये किया है, उस एम्ब्रियो को हम उस सरोगेट मदर में इम्प्लांट करेंगे, एंड दैट पूरे 9 महीने वो बच्चों को लेके ये कैरी करेगी प्रेगनेंसी, एंड वो डिलीवर करेगी, उसके बाद वो बच्चा हमको देगी, दैट इज़ सरोगेट प्रेगनेंसी। फिर प्रीनेटल डायग्नोसिस, विद सेलेक्टिव अबॉर्शन। सपोज़ अगर माँ की हमने कंसीव कर लिया और हम जब सोनोग्राफी वगैरह करते हैं तो हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको बताएंगे कि ये बच्चा पैदा होगा तो इसको ये प्रॉब्लम्स होगा। तो वैसे क्या है कि उनको अबॉर्शन करने के लिए हम उनको समझाएंगे, दैट इज़ सेलेक्टिव अबॉर्शन, दैट इज़ इन केस ऑफ अबॉर्शन अलाउड नहीं है, बट दैट इज़ इन केस ऑफ जहाँ पे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, मे बी दैट मे बी अ रिस्क टू द मदर्स कंडीशन, और दैट मे बी अ रिस्क टू बेबी अगर पैदा होगा तो ठीक नहीं होगा, तो उस केस में सेलेक्टिव अबॉर्शन के लिए प्लान करते हैं। फिर प्रीनेटल ट्रीटमेंट, फिर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी, फीटल सर्जरीज। सब फीटल सर्जरी में बच्चे को अपन पेट में ही देख लिए कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है कि मदर के पेट के अंदर में ही बच्चों को सर्जरी कुछ केसेस में कर लेते हैं, दैट इज़ फीटल सर्जरी जो है करते हैं।
तो ये सब में क्या है कि नर्स एज ए इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले, उनको साइकोलॉजिकली प्रोवाइड करना, उनको समझाना, उनका कंसेंट लेना, उनको तैयार करना, वो सब में क्या है कि नर्स एज ए जेनेटिक काउंसलर उनका बहुत बड़ा रोल है। सभी मैटर्स को कॉन्फिडेंशियल रखना है। फिर प्री रिक्वेस्ट ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, हम जेनेटिक काउंसलिंग में हम क्या क्या लेते हैं? डिटेल फैमिली हिस्ट्री, एक्यूरेट डायग्नोसिस, फिर अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसऑर्डर, अंडरस्टैंडिंग द इनहेरिटेंस पैटर्न, रिकरेंस रिस्क। इनहेरिटेंस पैटर्न को हम स्टडी करते हैं, दैट इज मीन कई 3-4 जनरेशन्स की हिस्ट्री हम लेते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग द साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, हम इसी जो इन्फॉर्मेशन मिले उनको उसके ऊपर साइको सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसको अंडरस्टैंड करना है। फिर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग टेक्निक्स, जो ट्रेंड है उन्हीं लोग को ये काउंसलिंग जेनेटिक काउंसलिंग करना है। फिर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिसीज, हेल्थ एंड हेल्थ केयर इन अप्रोप्रिएट कल्चर्स, इस चीज़ को दिस आर ऑल प्री रिक्वेस्ट ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। देन काउंसलिंग जेनेटिक एथिक्स क्या है? दैट इज़ रेस्पेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, रेस्पेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल के हक को हमको रेस्पेक्ट करना है। फिर नॉन डायरेक्टिव अप्रोच यूज़ करना है। प्राइवेसी ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल एंड फैमिली, पेशेंट के कंसेंट के बिना हमको कुछ नहीं करना, देयर कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसलर एंड हिज क्लाइंट। विद जेनेटिक स्क्रीनिंग कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट 4 टाइप के जेनेटिक स्क्रीनिंग होते हैं, दैट इज़ कैरियर आइडेंटिफिकेशन, प्रीनेटल डायग्नोसिस, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, फॉरेंसिक स्क्रीनिंग। कैरियर आइडेंटिफिकेशन मीन्स कई जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो अगर एक पेरेंट को अगर ज़रूरी नहीं है कि हर डिसीज़ हर जनरेशन में आएगा, हो सकता है एक जनरेशन छोड़ के आएगा, तो उस केस में वो कैरियर रहता है। क्यों एक जनरेशन में नहीं आया? बिकॉज वो लोग कैरियर्स, जो डोमिनेंट कैरेक्टर वही बाहर में कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, जो रिसेसिव है वो दबा हुआ रहता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में आता है। तो दैट इज़ वो कैरियर आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है। सेकेंड इज़ प्रीनेटल डायग्नोसिस, मदर जब प्रेग्नेंट रहती है उस टाइम में उनको डायग्नोसिस करना है थ्रू सोनोग्राफी, डिफरेंट टेस्ट करके कि कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। फिर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, जैसे बच्चा पैदा हो तो उसका कंप्लीट चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, और कुछ भी ऐसा मैल फॉर्मेशंस वगैरह है तो उसका अर्लीस्ट ट्रीट करना है। फिर फोरेंसिक स्क्रीनिंग स्पेशली पैटर्निटी टेस्ट, माँ तो मालूम है कि बच्चे को पैदा की तो माँ है, लेकिन पिताजी का जो जब कोर्ट केसेस होते हैं, लीगल केसेस होते हैं, अगर कोई पिताजी बोलते हैं मेरे बच्चे नहीं है, उस केस में सब बच्चे का डीएनए और पिताजी का डीएनए लेते हैं और उसको ब्लड लेते हैं और फिर उसका डीएनए क्रॉस मैच करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये उसी का पिताजी है कि नहीं है, तो वो फॉरेंसिक स्क्रीनिंग में पैटर्निटी टेस्ट के लिए करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेनेटिक काउंसलिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिस चीज़ को जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू, जेनेटिक थेरेपीज़ के थ्रू अगर ट्रीटमेंट्स होने पे कई डिसीज़ को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कंक्लूशन, मेनी डिसीज़ हैव जेनेटिक रूट। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी चीज़ों में जेनेटिक है, कई चीज़ें हैं जो आउटसाइड एनवायरनमेंट से भी डेवलप होता है। लाइक एनवायरनमेंट का कुछ इरिटेंट्स होंगे, उसके कारण भी म्यूटेशंस होता है, जीन में म्यूटेशंस होता है, उसके कारण भी क्या है कि कई डिसीज, तो सब चीज़ें हम जेनेटिक पे ही नहीं डाल सकते हैं। सो मेनी डिसीजेज हैव जेनेटिक रूट। द जेनेटिक स्क्रीनिंग इज़ एन एसेंशियल इशू in most stages of our life. Genetic counseling aim to bridge the gap of people between genetic field complexity and their life. तो जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू क्या है, पेरेंट्स और पीपल और जेनेटिक फील्ड के बीच के गैप को हम फिल कर सकते हैं, और इसके थ्रू क्या बहुत सारे डिसीजेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट जेनेटिक काउंसलिंग. होप यू अंडरस्टूड. Go through the topic and give the feedback. Thank you.